हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल NSP प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम मैट्रिक क्लास के मॉडल सेट जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि आगामी 17 फरवरी को मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है। उस संदर्भ में हम कुछ ऐसे मैथ के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी भी थ्योरी का बेसिक जान जाते हैं तो उससे जो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव बनता है उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इसका बेसिक बताते हैं। जैसे इसका जो निरूपण होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वह होता है a1x प्लस माइनस b1y प्लस माइनस c1 इक्वल टू 0। उसी तरह से a2x प्लस माइनस b2y प्लस माइनस c2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 माना जाता है, इसको समीकरण 2 माना जाता है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा हल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका निरूपण लिखते हैं। जैसे यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2। उसी तरह से इसको हम 3 बार लिखते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। फिर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। जैसे आप अभी आपके सामने ये तीनों एक रूप में है। माफ कीजिएगा, थोड़ा हम देखना चाहते हैं कि कैमरा में आ रही है कि नहीं। एकदम ऑल राइट है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी आप तीनों एक जैसा देख रहे हैं, लेकिन इसमें अब हम चेंज करते हैं। सबसे पहले इसमें आप तीनों बराबर नहीं देखिए। a1 बटा a2 तीनों आपस में बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर रहेगा। इसमें एक बराबर नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इसका हल क्या होगा और इसका ग्राफ क्या होगा। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का निरूपण इस रूप में होगा तो उसका हल अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, या फिर इसको कह सकते हैं केवल एक हल। केवल एक हल, केवल एक हल जब इस रूप में रहेगा तब। और इसका ग्राफ यदि आपसे पूछा जाता है तो प्रतिच्छेद करते हैं। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। और जैसे अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में आता है तो उसका हल आपसे पूछा जाए तो उसका कहिएगा अनेक हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसका ग्राफ संपाती होता है। इसका ग्राफ संपाती होता है। और यदि कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण इस रूप में आता है जिसमें दो बराबर होके और तीसरा बराबर नहीं होके तो उसका हल कोई हल नहीं होता। कोई हल
नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होता है और इसका ग्राफ समानांतर होता है, समांतर या इसको समानांतर भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको फार्मूला समझ में आया होगा और इस टाइप के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो इसी सूत्र पर आपसे पूछा जाएगा। आइए हम उस क्वेश्चन पर आगे बात करते हैं। जैसे ये आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है x + 2y = 4। एक क्वेश्चन है x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8। इसका हल बताए। इसका हल बताना है। अभी आप हल 3 गो पढ़े हैं जिसमें आपको हो सकता है किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीनों बराबर नहीं हो। जब तीनों बराबर नहीं हो उस कंडीशन में हल अद्वितीय हल होती है। तीनों बराबर नहीं हो तब आपको याद रखना ही होगा किसी भी हाल में। यदि तीनों बराबर नहीं है, आप हमारे साथ एक बार बोल सकते हैं, जब आप तीनों बराबर नहीं होगा तो उसका अद्वितीय हल होगा और यदि तीनों बराबर है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल, और यदि दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो जैसे अब इसका देखते हैं x + 2y = 4, 2x + 4y = 8। इसमें एक छुपा हुआ है, 1/2 कर सकते हैं, फिर 2/4 कर सकते हैं, 4/8 कर सकते हैं। 1 से 2 तो नहीं कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1/2, फिर दिखाई दे रहा है 1/2, फिर दिखाई दे रहा है 1/2। तो निश्चित है कि तीनों इसमें बराबर हैं और जब तीनों बराबर है तो अनेक हल होगा। तो यहाँ पर इसका अनेक हल उत्तर होगा। चलिए अब है एक द्विघात बहुपद दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद है 2x² - x - 6, 2x² - x - 6 = 0। इसके शून्यक अल्फा बीटा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि 1/α + 1/बीटा क्या होगा। 1/α + 1/बीटा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसका सिंपली सूत्र होता है -b/c। यदि 1/α + 1/बीटा दिया हुआ है तो इसका फाइनली सूत्र -b/c आपको याद रखनी है। अब इस सूत्र पर आप सेट करेंगे तो तुरंत आपका आंसर निकलेगा। माइनस है तो माइनस, b का मान दिया है माइनस में 1, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो माइनस हाई माइनस के प्लस करके 1 यहाँ पर लिखाएगा। और c का मान आपका माइनस में 6 तो यहाँ माइनस में 6। फिर आप देखेंगे प्लस और माइनस मिल करके माइनस बनेगा, 1/6 आपका यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हम उसी क्वेश्चन पर विशेष बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। समय बहुत कम है। अब है एक एपी का क्वेश्चन है 80 76 72, 80 76 72 और 68 दिया हुआ है। डॉट 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 का कौन सा पद 0 है, का कौन सा पद 0 है,
मतलब जीरो है, एक एपी है इस तरह से, कौन सा पद इसमें शून्य होगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एपी में है, तो इसमें जब एपी में है तो इसमें प्रथम पद तो पता चल जाएगा 80 है, और सारवंतर डी जिसको हम लोग पदांतर भी बोलते हैं, डी निकालने का तरीका है दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। दूसरा पद 76 है, 76 में से 80 घटेगा माइनस में 4 होगा, 76 में से 80 माइनस 4 होगा। कौन सा पद पूछा जा रहा है, जीरो है, तो अपना से मान लीजिए एनवा पद जीरो है, एनवा पद बराबर जीरो। अब रही बात, यहाँ पर पहला पद आपका 80 है, दूसरा पद 76 है, तीसरा पद 72 है, चौथा पद 68 है। इसी तरह से पांचवा जो आप पद देख रहे हैं वह घटते हुए जा रही है, इसी तरह से घटते घटते जाएगा तो निश्चित है कोई ऐसा पद होगा जो शून्य होने वाला है, वही पद पता नहीं है वह 50वां पद है कि 60वां पद है कि कौन सा पद है, तो वहां पर अपना से मानना है आपको एनवा पद। अच्छा, जैसे पांचवा पद लिखने के लिए कहा जाए तो ए लिख करके 5 लिखते हैं, 10वां पद कहा जाए ए लिख कर उसमें 10 लगाते हैं, तो ये 10वां पद। और उसी तरह से एनवा पद कहा जाएगा तो ए लिख करके एन लगा देंगे, तो ये आपका ए एन बन गया, बराबर जीरो दिया है। अब ए एन का तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में जीरो। ए के जगह पर आपको 80 रखना है, प्लस एन का मान तो पता करना है एन माइनस 1 और गुना डी का मान आपको रखना है माइनस में 4, तो माइनस 4 हम रख देते हैं बराबर जीरो। अब जैसा कि एन माइनस 1 गुना माइनस 4 बराबर है 80 प्लस में है, उधर जाके होगा माइनस में 80, है माइनस से है माइनस खत्म, और 20 चौका 80 होता है। अब n माइनस 1 बराबर 20, अब माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, यानी कि n का मान 20 में 1 जुड़ जाएगा, 21वां पद आपका जीरो होगा, इसमें 21वां पद जीरो होगा। यदि आप इसका जांच करना चाहते हैं तो आप 21वां पद निकालिए, ए 21 निकालिए, जांच करके भी बताते हैं। ए 21वां लिखने का तरीका है ए प्लस में 20d, काहे कि आप जो पद रहता है जितना संख्या रहता है उसमें से एक कम डी के साथ में आता है, तो ए 21 लिखने का तरीका यही है, ए प्लस 20d। ए के जगह पर 80, 20 गुना डी का मान आपको रखना है 76 में से 80 घटेगा माइनस में 4, अब 80 है, 80 प्लस माइनस माइनस 20 चौका 80, 20 चौका 80, 80 में से 80 घटेगा जीरो। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन, तो -3 4 11 और 18 डॉट डॉट का 21वां पद आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको 21वां पद पूछा जा रहा है, एक एपी तैयार है, आप इस एपी पर गौर करेंगे तो ये एपी आपका बढ़ते क्रम में है, -3 है, 3 के बाद 4 बढ़ा, 4 के बाद 11 बढ़ा, 11 के बाद में 18 बढ़ा, यह बढ़ते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद ए बराबर आपको -3 रखना होगा। आप सारवंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं, डी निकालने का तरीका है दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। दूसरा पद आपका 4 दिया है और घटाव करना है पहला पद -3 है, तो ये माइनस इस माइनस को +3 कर देगा, तो डी का मान हम यहाँ पर 4 3 7 हो गया। अब आपका 21वां पद है, तो यहाँ पर ए 21 बराबर ए प्लस में 20d कर सकते हैं। ए का मान आपको माइनस में 3 रखना है, प्लस 20 गुना डी का मान आपको रखना है 7, है -3 रहेगा, प्लस में इसमें पहले गुना होगा, 20 सते 140 होता है, और 140 में से 3 घटेगा तो 137 आपका
राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मूल बिंदु का नियामक, यदि आपसे मूल बिंदु का नियामक पूछा जाए तो उसका 0 0 होगा। तीन चीज आप नोट करेंगे यहां पर। जैसे आपसे पूछा जाएगा मूल बिंदु का नियामक, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका आंसर 0 0 होता है। उसी तरह से अगर पूछा जाए एक्स अक्ष, इसको आप 1 नंबर, इसको आप 2 नंबर कर सकते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, यदि आपसे पूछा जाता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, तो इसका आंसर होगा x, 0। और यदि आपसे पूछा जाए y अक्ष, तीसरा नंबर, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, तो इसका आंसर होगा 0, y। तो इस तीनों ऑब्जेक्टिव को आप नोट करेंगे। अब आपसे चौथा टाइप आपसे पूछा जाएगा, जो आपके इंटरनेट द्वारा जारी किए हुए मॉडल पेपर में है। एक बिंदु दिया हुआ है -6, -5/2, किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? तो सबसे पहले इसके लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। इस ऊपर वाले को साफ करते हैं। चलिए, यह आपका एक बिंदु में दिया हुआ है -6, -5/2, ये किस पाद में स्थित है? तो सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसका मान 0 होता है। ऊपर y अक्ष हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर y अक्ष है, नीचे y अक्ष है, लेकिन ऊपर प्लस में होती है, नीचे माइनस। और इधर आपका प्लस में होता है और इधर आपका माइनस में होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो पाद की बात करें तो इसमें 4 गो पाद हैं। इसी को हम लोग चतुर्थांश से ही बोलते हैं, 4 भाग भी कह सकते हैं आप, या फिर इसमें पाद अगर दिया हुआ है तो पाद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, और इसको तीसरा बोलते हैं, और इसको चौथा बोलते हैं। तो प्रथम पद में जो बिंदु रहती है वह प्लस और प्लस में रहता है। अब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एगो अक्ष ले ली, इस अक्ष में 2 गो मान चिन्हित रहता है, एक y रहता है और x रहता है। x और y से मिल करके अक्ष बनता है, x और y मिल करके अक्ष बनता है। तो एक अक्ष बन रहा है, तो सबसे पहले इसमें x अक्ष आएगा, तो x अक्ष का चिन्हांशी आपका प्लस में है और y अक्ष का चिन्हांशी भी प्लस में है। तो पहला अक्ष आपका प्लस में होगा। और दूसरे की जहाँ तक बात करेंगे तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि अक्ष में 2 मान रहता है, x और y, पहले x उसके बाद y। अब इसमें देखिए, यह जो भाग आपका दूसरा भाग बना हुआ है वह x से और y से
मिलकर बना होगा। तो पहले x का चिन्ह क्या होगा, माइनस, उसके बाद y का चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर जो अक्ष है उसमें माइनस है तब प्लस है। अब हम तीसरे नंबर की बात करें, इसमें भी आपका x और y आएगा, तो संयोग से x भी माइनस में है और y भी आपका माइनस में है। तो जो तीसरा पद होता है दोनों माइनस में होते हैं। अब हम चौथे पद की बात करते हैं, तो यह जो पद है वो इसमें x आपका प्लस में है, y आपका माइनस में है। अब यहाँ हम बात करते हैं जो ये आपका बिंदु दिया हुआ है, इस अक्ष में आप देखेंगे x रूप भी माइनस में है, y रूप भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो निश्चित है यह तृतीय पद में होगा, तृतीय। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।